मित्रों नमस्कार। सॉलिड स्टडी में आपका स्वागत है। हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन का अध्ययन कर रहे हैं एक सीरीज चला करके, जो हमारे विभिन्न वनडे एग्जाम में पूछा जाता है। ज़्यादातर इसमें से क्वेश्चन आते हैं। उसी के क्रम में आज हम लोग चौथा सेट अपना हल करेंगे जीएस का। तो चलिए देर न शुरू करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है हम लोगों का मित्रों, इसमें कह रहा है कि वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है। कैग तो हम गिरीश चंद्र मुर्मू हैं कि अनिल चौहान है कि मनोज सोनी है कि राजीव कुमार है। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू जो है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा मतलब परीक्षक है वर्तमान में, जिसको हम लोग कहते हैं कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। उसके बाद में अनिल चौहान क्या है, हम लोग को ध्यान देना, ये भारत के प्रेजेंट टाइम में सीडीएस हैं। और मनोज सोनी क्या है, यूपीएससी के अध्यक्ष हैं, प्रेजेंट टाइम में यूपीएससी के अध्यक्ष हैं। और राजीव कुमार बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोगों को पता है भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं प्रेजेंट टाइम में, ये हम लोग को ध्यान देना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है। क्वेश्चन नंबर दूसरे में कह रहा है कि कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच में अवस्थित हुए हैं, किस पर्वत की श्रेणियों के बीच में कुल्लू घाटी स्थित है। तो धौलाधार और पीर पंजाल के बीच में स्थित है। कि बी में कह रहा है कि रणज्योति तथा नाग टिब्बा के बीच में स्थित है। सी में कह रहा है लद्दाख और पीर पंजाल के बीच में स्थित है। कि डी में कह रहा है मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणी के बीच में स्थित है। तो इसमें हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, मतलब आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, धौलाधार और पीर पंजाल के बीच में कुल्लू घाटी स्थित है। ये हम लोग को ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है हम लोगों का, कह रहा है निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी एक उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। ये हम लोग को नहीं वाला ध्यान देना है। राम गंगा नहीं गुजरती है, कि बेन गंगा नहीं गुजरती है, कि गोमती नहीं गुजरती है, राप्ती नहीं गुजरती है। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा मित्रों। हम लोग को ध्यान देना है, जो बेन गंगा है ये गोदावरी नदी की, किसकी, गोदावरी नदी की सहायक नदी है। ये हम लोगों को ध्यान देना है। और ये मध्य प्रदेश से होते हुए मतलब एमपी और महाराष्ट्र के बीच में बहती है। कहाँ पर, महाराष्ट्र के बीच में बहती है। ये हम लोग को ध्यान देना है। रामगंगा के बारे में जानना है हम लोग को। रामगंगा क्या है, उत्तराखंड और यूपी से होकर बहती है। ये हम लोग को ध्यान देना है। गंगा की सहायक नदी है ये। और गोमती हम लोग को पता है ये लखनऊ से होकर बहती है। और राप्ती नदी जैसा कि पता है, राप्ती के किनारे गोरखपुर शहर बसा हुआ है, तो ये यूपी से होकर जाएगी। ये हम लोग को ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है। क्वेश्चन नंबर चौथा हम लोग को ध्यान देना है। इसमें कह रहा है उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है। कि रितु बाहरी बनी है, कि किरण बनी है, कि वैशाली सिंह बनी है, कि पुनीता अरोरा बनी है। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, रितु बाहरी। रितु बाहरी क्या है, उत्तराखंड की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं मित्रों, इसको हम लोग को ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वें में कह रहा है, वो कह रहा है कि नवंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया। तो ऑप्शन ए पटना एम्स में किया, ऑप्शन बी एम्स नई दिल्ली में किया, कि ऑप्शन सी एम्स जयपुर में किया, कि ऑप्शन डी एम्स देवघर में किया। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी से हो जाएगा, एम्स देवघर से ये 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया। ये हम लोग को ध्यान देना है। ये कहाँ पर है एम्स देवघर, तो ये झारखंड में है। ये हम लोग को ध्यान देना है, झारखंड का एम्स है। ये हम लोग को ध्यान देना है। यहीं से प्रधानमंत्री जी ने 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया। और यहीं पर ये घोषणा की गई कि अभी तक जो जन औषधि केंद्र 10,000 थे, अब उनकी संख्या बढ़ा करके कितनी कर दी गई है, 25,000 कर दी गई है। ये हम लोगों को ध्यान देना है। अगर पूछा जाए कि अब भारत में कितने जन औषधि केंद्र होंगे या हैं, तो हम लोग को ध्यान देना है 25,000 हैं। ये हम लोगों को ध्यान देना है। 10,000वां का उद्घाटन किया गया, काफ़ी हाईलाइटेड है, तो ये हम लोग को याद रखना है। कहाँ पर, एम्स देवघर झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग को ध्यान देना है। कह रहा है निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है मित्रों। ताप्ती करती है, कि नर्मदा करती है, कि लूनी नदी करती है, कि तुंगभद्रा करती है। तो ये हम लोग को ध्यान देना है कि धुआंधार जलप्रपात का निर्माण कौन करती है, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी करती है। ये हम लोग को ध्यान देना है। धुआंधार जलप्रपात का निर्माण नर्मदा नदी करती है। ये हम लोग को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 7वां हम लोगों को कह रहा है कि भारत के निर्वाचन आयोग के नियम के अनुसार लोकसभा
चुनाव में प्रत्येक उम्मीदवार अधिकतम कितना खर्च कर सकता है, चूंकि अभी अभी प्रेजेंट टाइम में तुरंत लोकसभा का चुनाव संपन्न हो रहा है, तो उसमें कितना एक उम्मीदवार खर्च कर सकता है ये हम लोग को ध्यान देना है। तो इसमें ऑप्शन ए कह रहा 75 लाख खर्च कर सकता है, कि 95 लाख खर्च कर सकता है, कि 85 लाख, की 68 लाख। तो हम लोग को ध्यान देना है कि सामान्य स्थिति में कितना खर्च कर सकता है एक उम्मीदवार, 95 लाख खर्च कर सकता है। इसमें एक सीमा बांटी गई मित्रों, दो तरह के राज्य बनाए गए थे कि जो बड़े राज्य हैं वो 95 लाख खर्च कर सकते हैं, और छोटे राज्य के जो कैंडिडेट हैं वो 75 लाख तक खर्च कर सकते हैं, ये हम लोग को ध्यान देना है। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है हम लोगों का, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, ये हम लोग को ध्यान देना है। तो जैसा कि हम लोग भारत के मामले में अगर देखें मित्रों, तो ये मान लीजिए अगर भारत का मैप हो जाता है तो इस तरह से है। तो जैसा कि हम लोग को ध्यान देना है, नेपाल यहीं पर है, इधर उत्तर प्रदेश आ जाता है और यहाँ पर बिहार पड़ता है, और ये बीच में सिक्किम आ जाता है। उसके बाद में इधर क्या पड़ता है हम लोग को ध्यान देना है, इसके बाद बीचों बीच में यहाँ पर पड़ता है आपका असम। तो ये हमारा असम सही हो जाएगा, सीमा साझा नहीं करता है असम। और यहाँ पर पश्चिम बंगाल है, तो पश्चिम बंगाल भी इसके साथ सीमा साझा करता है नेपाल के साथ, लेकिन असम सीमा साझा नहीं करता है, ये हम लोग को ध्यान देना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये मैपिंग का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोगों को देखना है कि प्रसिद्ध क्रांतिकारी गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है की रचना किसने की थी। तो सरदार भगत सिंह ने की थी, कि चंद्रशेखर आज़ाद ने किया था, कि खुदीराम बोस ने किया था, कि कह रहा है कि बिस्मिल अजीमावादी, जिसको राम प्रसाद बिस्मिल कहते थे, उसने किया था। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि बिस्मिल अजीमावादी ने किया था, ये हम लोग को ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10वां। क्वेश्चन नंबर 10 है हम लोगों का, कह रहा है कि महाराष्ट्र सरकार ने अहमदनगर का नया नाम क्या रखने को मंजूरी मार्च 2024 में प्रदान की है। मतलब जो अहमदनगर होगा उसका नया नाम क्या होगा, शिवाजी नगर होगा, कि अहिल्या, ये अहिल्या होगा, अहिल्या नगर होगा, कि मालवा नगर होगा, कि मराठा नगर होगा, ये हम लोग को ध्यान देना है। तो महाराष्ट्र सरकार ने ये डिसाइड किया है कि अहमदनगर का नाम अब क्या होगा, अहिल्या नगर होगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अहिल्या नगर क्यों होगा, ये हम लोग को ध्यान देना है कि अहिल्याबाई होलकर, क्या है, अहिल्याबाई होलकर, ये हम लोग को ध्यान देना है। ये क्या थी, मराठाओं की महारानी थी, और इन्होंने कई मंदिरों का जीवोपार्जन कराया था, मतलब कई उसका जीर्णोद्धार कराया था, इसीलिए काफ़ी फेमस भी थी। तो इन्हीं के नाम पर ये रखा जाएगा अहमदनगर का नाम, अहिल्या नगर, ये हम लोगों को ध्यान देना है। ये काशी विश्वनाथ मंदिर के बारे में जाना जाता है कि इसका उद्धार किसने कराया था, तो ये अहिल्याबाई होलकर ने, ये हम लोगों को ध्यान देना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 11। क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 है, कह रहा है कि निम्न में से किसे सांख्यिकी का जनक कहा जाता है। विश्व स्तर पर कह रहा है सांख्यिकी का जनक किसे कहा जाता है। AR फिशर को कहा जाता है, कि बोलिंगटन को कहा जाता है, कि पियर्सन को कहा जा रहा है, कि AL बॉली को कहा जा रहा है। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, AR फिशर। AR फिशर का हम लोगों को ध्यान देना है। इनका पूरा नाम क्या है, रोनाल्डो ए फिशर। क्या नाम है, रोनाल्ड कहते हैं उसको, रोनाल्ड ए फिशर करके नाम है इनका, रोनाल्ड ए फिशर। और ये विश्व स्तर पर क्या है, सांख्यिकी के जन्मदाता माने जाते हैं, सांख्यिकी के जनक माने जाते हैं, ये हम लोगों को ध्यान देना है। भारत के अगर सेंस में हम लोग देखें, भारत में सांख्यिकी का, वैसे विश्व स्तर पर तो ये माने ही जाते हैं, अगर भारत में स्पेशल देखा जाए किसे माना जाता है, तो हम लोग को ध्यान देना है। एक नाम सुने हुए हैं हम लोग, PC महालनोबिस। क्या है, PC महालनोबिस, ये नाम आप लोग सुने होंगे, हम लोग पढ़े हैं कि PC महालनोबिस को हम लोगों ने किस में पढ़ा है, तो पंचवर्षीय योजनाओं में जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी उसके ये जन्मदाता थे। तो यही भारत में सांख्यिकी के जन्मदाता हैं, ये हम लोग को ध्यान देना, PC महालनोबिस। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है रतले, कह रहा है रतले पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन ए चेनाब नदी पर है, कि ऑप्शन बी रावी नदी पर है, कि ऑप्शन सी झेलम नदी पर है, कि ऑप्शन डी ब्यास नदी पर है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो जो रतले पनबिजली योजना है ये हम लोगों को ध्यान देना है, ये जम्मू और कश्मीर में है। कहाँ पर, जम्मू एंड कश्मीर के एक जिला है इसका किश्तवाड़। क्या है, किश्तवाड़ में है, ये हम लोग को ध्यान देना है। और किस नदी पर है, तो ये चेनाब नदी पर है। किस नदी पर है, तो चेनाब नदी पर है, ये हम लोग को ध्यान देना है। काफ़ी बार पूछा जाता है ये किस नदी पर है, तो चेनाब नदी पर है, ये हम लोग को ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला,
क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम कानून 2019 को कब लागू किया। मतलब ये CAA, ये हम लोगों को ध्यान देना है कब लागू किया गया। केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम कानून 2019 को कब लागू किया। जनवरी 2022 में लागू किया, कि अगस्त 2023 में लागू किया, कि मार्च 2024 में लागू किया, या हम लोगों को ध्यान देना है कि मार्च 2019 में लागू किया। ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो ये काफ़ी चर्चा में है मित्रों, इस समय हम लोग को ध्यान देना। CAA काफ़ी चर्चा में है, तो इसको केंद्र सरकार ने कब लागू किया ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो इसको लागू किया गया, हम लोगों को ध्यान देना है मार्च 2024 में। कब? मार्च 2024 में लागू किया। ये लिए काफ़ी ये इंपॉर्टेंट है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो ऑप्शन हमारा C सही हो जाएगा, ये हम लोगों को ध्यान देना है। और इसके तहत ये बताया गया है कि अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक आबादी है खास करके, उसमें हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, पारसी हैं, इन लोगों को भारत में जो लोग 31 कह रहा है 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आ गए हैं, उनको नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। ये हम लोग को ध्यान देना है, यही इसमें कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि थॉमस कप का संबंध है। थॉमस कप का संबंध किससे है? बहुत पूछा जाता है। बैडमिंटन से है कि फुटबॉल से है कि हॉकी से है कि क्रिकेट से है? तो हम लोग को ध्यान देना है थॉमस कप का संबंध किससे है। या थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है। वनडे एग्जाम का क्वेश्चन है, कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेते हैं, इसको इसलिए शामिल किया गया है मित्रों। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है कि निम्नलिखित देशों में से कौन सा आसियान का सदस्य नहीं है। आसियान देश का सदस्य नहीं है, तो भारत नहीं है, कि इंडोनेशिया नहीं है, कि मलेशिया नहीं है, कि सिंगापुर नहीं है। तो हम लोगों को पता है कि भारत जो है आसियान का सदस्य नहीं है। आसियान एक ऐसा समूह है जो हम लोग को ध्यान देना है दक्षिण पूर्वी, क्या है, दक्षिण पूर्व के जो एशिया के देश हैं उन देशों का एक समूह है। ये हम लोग को ध्यान देना है। इसमें मुख्य रूप से 10 देश शामिल है। कौन से? 10 देश शामिल है, इन्हीं लोगों का ये संगठन है। ये हम लोगों को ध्यान देना है। और ये संगठन, इसकी राजधानी, मतलब इसका हम लोग मुख्यालय जाने तो इसका मुख्यालय मतलब हेड क्वार्टर कहाँ है? हेड क्वार्टर इसका जकार्ता में है। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, वहीं पर इसका हेड क्वार्टर है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो हम लोग को ध्यान देना 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसमें से जैसे हम लोग को पता है फिलीपींस है, म्यांमार है, कंबोडिया है, थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, लाओस, ब्रुनोई और सिंगापुर तथा वियतनाम इसमें शामिल है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में वीडियो में अध्ययन किए हुए हैं और आगे भी करेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हम लोगों का कह रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किस लेखिका और परोपकारी महिला को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। हम लोग को पता है कि राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों को नियुक्त कर सकती हैं। और आपको बताना है कि जो 12 सदस्यों को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनियुक्त कर सकती हैं वो किस अनुच्छेद के तहत नियुक्त कर सकती हैं। इसको आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति 12 सदस्यों को राज्यसभा में नियुक्त कर सकती, मतलब मनोनीत कर सकती हैं। इसको कमेंट करके बताइएगा। इसमें देखना है किसको मनोनीत किया। वो लेखिका भी हैं और परोपकारी भी हैं, सुधा मूर्ति को, कि अरुंधति राय को, कि अक्षता मूर्ति को, कि रोहिणी नडाल को। तो ये हम लोग को ध्यान देना है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुधा मूर्ति जी को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। ये क्या है? लेखिका और परोपकारी महिला हैं। इनके बारे में हम लोग को जानना है। ये वैसे भी काफ़ी फेमस हैं क्योंकि जो सुधा मूर्ति जी हैं ये जो इन्फोसिस के अध्यक्ष हैं, इन्फोसिस कंपनी है अपने यहाँ की टेक कंपनी है, इन्फोसिस के अध्यक्ष हैं नारायण मूर्ति, उन्हीं की पत्नी हैं। और मतलब जो अक्षता मूर्ति हैं इन्हीं की पुत्री हैं। और अक्षता मूर्ति जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक जो ऋषि सुनक हैं उन्हीं की पत्नी है, ऋषि सुनक की पत्नी है। तो इस हिसाब से ये सुधा मूर्ति ऋषि सुनक की क्या हो गई? सास हो गई। ये हम लोग को ध्यान देना है। तो ये काफ़ी फेमस हैं, एक परोपकारी महिला है और एक उद्योगपति, बहुत बड़े अरबपति की पत्नी भी है। ये हम लोग को ध्यान देना है, इसलिए काफ़ी फेमस है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग को ध्यान देना है कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो 21 फरवरी को मनाया जाता है, कि 5 अगस्त को मनाया जाता है, कि 27 जुलाई को मनाया जाता है, कि 8 सितंबर को मनाया जाता है। ये हम लोग को ध्यान देना है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है ये 8 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को मनाया जाता है। ये हम लोग को ध्यान देना है। इसकी शुरुआत कब हुई? तो 1966 से हुई है, हम लोग को ध्यान देना है। 1966 8 सितंबर को ये पहली बार मनाया गया था, तभी से इसकी शुरुआत हुई, हम लोग को ध्यान देना है।
जो ये साक्षरता मिशन है हम लोग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साक्षरता बढ़ाने के लिए जो सतत विकास लक्ष्य रखे गए हैं, 17 सतत विकास लक्ष्य विश्व मतलब अंतर्राष्ट्रीय कहने का मतलब है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा निर्धारित किए गए हैं 17 सतत विकास लक्ष्य, उसी में से जो चौथा लक्ष्य है ये हम लोग को ध्यान देना है। जो चौथा लक्ष्य है वो किससे संबंधित है, तो वो साक्षरता से संबंधित है, ये हम लोग को ध्यान देना है। ये काफ़ी बार पूछा जाता है कि चौथा लक्ष्य किससे संबंधित है, तो हम लोग को ध्यान देना है साक्षरता से संबंधित है। सतत विकास का जो 17 सतत विकास लक्ष्य डिसाइड किए गए उसमें से चौथे क्रम का है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है हम लोगों का, कह रहा है कि जनहित याचिका किस न्यायालय के समक्ष दायर की जा सकती हैं, सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कि उच्च न्यायालय के समक्ष कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के समक्ष कि कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो हम लोगों को ध्यान देना है कि जो जनहित याचिका है, क्या है, जनहित याचिका है, ये हम लोगों ने कई बार बहुत डिटेल से पढ़ा है कि अनुच्छेद 32 के तहत इसको सुप्रीम कोर्ट में और अनुच्छेद 226 के तहत किसके, अनुच्छेद 226 के तहत इसको हाई कोर्ट में भी दायर किया जा सकता है। तो इसमें दोनों में दायर किया जा सकता है। जनहित याचिका का मतलब होता है कि समाज कल्याण के बीच में कोई भी अदर व्यक्ति भी कोई समाज का विषय हो या कोई इम्पोर्टेंट मतलब मैटर हो या सब्जेक्ट हो तो उसके लिए याचिका दायर कर सकता है। तो इसको दोनों में दायर किया जा सकता है। ये आर्टिकल भी याद रखना हमको कि सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट में अनुच्छेद 226 के तहत दायर किया जा सकता है। तो दोनों सही हो जाएगा, सी सही होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 में हम लोगों का कह रहा है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, क्या कह रहा है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड जिसको हम लोग एनएसजी कहते हैं, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ये हम लोग को ध्यान देना है कि स्थापना कब हुई थी। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की स्थापना कब हुई थी ये हम लोग को ध्यान देना है। तो जिस नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है इसकी स्थापना वर्ष 1991 में हुई थी कि वर्ष 1976 में हुई थी कि वर्ष 1986 में हुई थी कि वर्ष 1985 में हुई थी, हम लोग को ध्यान देना है। तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की स्थापना वर्ष 1986 में 22 सितंबर को हुई थी, हम लोग को ध्यान देना है 22 सितंबर को हुई थी। 22 सितंबर 1986 को एनएसजी की स्थापना हुई थी, हम लोग को ध्यान देना है। इसको हम लोग जानते हैं ऐसे करके भी एक क्वेश्चन आ जाता है कि ब्लैक कैट क्या कहते हैं, ब्लैक कैट के नाम से किसको जाना जाता है, ब्लैक कैट कमांडो या ब्लैक कैट के नाम से किस सेना को जाना जाता है, किस फोर्स को जाना जाता है, तो एनएसजी को जाना जाता है। ब्लैक कैट इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो इसके सुरक्षाकर्मी होते हैं वो काली वर्दी मतलब ब्लैक कलर की वर्दी पहने रहते हैं और ये आतंकवाद के रूप में आतंकवाद खत्म करने के लिए मुख्य रूप से बनाई गई संस्था है, ये हम लोग को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 और ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है मित्रों, कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म सी स्पेस लॉन्च किया है। जैसा कि हम लोग जानते हैं जैसे हमारा अमेजॉन वगैरह है या और कई ओटीटी हैं जहां पर मूवी वगैरह लॉन्च की जाती है, तो किस राज्य ने सरकारी तौर पर लॉन्च किया है हम लोग को ध्यान देना है। कर्नाटक ने किया है कि पंजाब ने किया है कि केरल ने किया है कि उत्तर प्रदेश ने किया है, ये हम लोग को ध्यान देना है। तो इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन सी केरल। किसने, ऑप्शन सी केरल ने लॉन्च किया, ये हम लोग को ध्यान देना है। सरकारी स्वामित्व वाला पहला है तो इसलिए ये ऑप्शन मतलब क्वेश्चन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस प्रकार से मित्रों हम लोगों ने अपना 20 क्वेश्चन जो इम्पॉर्टेंट थे उसको ये सोचा है कि बहुत अच्छे तरीके से जहां बताने वाले सभी ऑप्शन थे उसको हम लोगों ने बता के मतलब अध्ययन किया है, और नहीं तो वैसे हम लोग आगे बढ़ गए हैं। तो इस प्रकार से हम लोग अगर अध्ययन करते रहेंगे तो धीरे धीरे हम लोग का बहुत अच्छा संग्रह हो जाएगा और निश्चित ही हम लोग अपने पेपर में सफल हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे मित्रों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।